अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल। कल हमने फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि फाइबर ऑप्टिक्स होते क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से और कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं और इसके हर एक एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है। तो कल तो हमने इस चीज़ की कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस किया था। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। बच्चों जैसे फाइबर ऑप्टिक्स की हमने बात की थी कि ऐसे फाइबर्स हैं जिनके अंदर हमारी लाइट एनर्जी यूज़ होती है। हमारे जो सिग्नल्स हैं वो जितने भी ट्रांसमिट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लाइट ट्रांसमिट होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है फाइबर ऑप्टिक्स के वर्क करने का वो ये है कि जितनी भी हमारी लाइट है वो टोटली कन्फाइंड रहनी चाहिए विद इन द फाइबर। मीन्स कन्फाइंड का क्या मतलब है, उसी के अंदर महदूद रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपके फाइबर का रीजन है तो जितनी भी लाइट एनर्जी आप यूज़ करें वो इस रीजन के अंदर ट्रैप रहनी चाहिए। अगर तो वो इससे बाहर निकल गई तो इट मीन्स कि वो आपका फाइबर ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगी और वो आपके किसी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तो जो दो बेसिक टाइप्स हैं या दो जो बेसिक फिनोमिनल्स हैं लाइट और फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल के वर्क करने के, एक है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरा है उसमें कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को। बच्चों ये चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी कि एक हम मीडियम कंसीडर करते हैं दैट इज़ डेंसर मीडियम और दूसरा मीडियम हम कंसीडर करते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले इस एरो को कंसीडर करो, ये जो मेरा इंडिकेटर जिस साइड पे मूव कर रहा है। एक लाइट है आपके पास, ये जो रीजन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रीजन टू। मीन्स यहाँ पे आपके पास कोई वाटर है, ग्लास है या प्लास्टिक है या कोई भी डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू द एयर। इट मीन्स कि आपका N1 इज ग्रेटर देन N2। तो जब लाइट आपकी इस डेंसर मीडियम में से पास ऑन करेगी, पास ऑन करने के जब वो इस बाउंड्री को हिट करेगी तो वहाँ से बजाय कि एज इट इज़ सीधी ट्रांसमिट होने के वो थोड़ा सा अपना पाथ चेंज करेगी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह से सपोज अगर यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट है तो वो भी रिफ्रैक्ट करते करते थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, तो करस्पॉन्डिंगली आपकी सारी रेज ऑफ लाइट इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो रिफ्रैक्ट करती जाएगी। ठीक है, तो अब अगर कोई ऐसा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इस इंडिकेटर को आप फॉलो करो कि जिसके ऊपर जाके आपकी लाइट मीडियम एयर मीडियम में ट्रैवल करने के बजाय वो आपकी उसी बाउंड्री के साथ साथ मूव कर रही है। मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इट मीन्स कि आपको जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों उसको इस थीटा सी से डिनोट करते हैं। सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी कि दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। यानी वो इंसिडेंस एंगल जिसकी वजह से आपका जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल। अब ये दो रेज ऑफ लाइट तो हमने स्टडी कर लिया कि आहिस्ता आहिस्ता वो रिफ्लेक्ट हो रही है और अगर उसकी वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो तो आपकी वो और 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, आपकी रिफ्लेक्टेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब बच्चों एक और वैल्यू की हम बात करते हैं कि ये जो ग्रीन एरो डॉटेड लाइन आपको शो कर रही है ये क्या बता रही है कि अगर आपके पास कोई ऐसी रे ऑफ लाइट है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है। मीन्स अब देखो बच्चों ये वाली लाइट का एंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा था तो ऑब्वियसली रे 2 का ये जो ग्रीन वाली रे है उसका एंगल आपके साथ यहाँ पे ये भी कुछ वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए आपकी जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए तो उस केस में ये जो बाउंड्री होती है, ये जो सरफेस होती है दो रीजन्स के दरमियान जिनको सेपरेट कर रही है, वो किसके तौर पे एक्ट करती है, एज अ मिरर एक्ट करती है। तो इट मीन्स कि जो इतनी भी लाइट यहाँ पे जाके इसके साथ स्ट्राइक करती है वो बजाय बाहर के ही ट्रांसमिट होने के या रिफ्रैक्ट होने के वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो चूंकि वो इस एंगल के साथ जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो इस वजह से ये जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा उसी रीजन के अंदर आ जाएगी।
जैसे ही वो इस रीजन के अंदर आएगी दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी वो उसी रीजन के अंदर, उसी ट्यूब के अंदर, उसी फाइबर के अंदर ही टोटली रिफ्लेक्शंस का फिनोमेना हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है और करते करते वो वहीं पे ट्रैप हो रही है। अब यहाँ पे देखो कि इस फिनोमेना की यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि अगर आपके पास जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो बच्चों, तो उस केस में जितनी की जितनी लाइट है वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर हम देखें बच्चों स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो हमारे पास क्या होता है कि दो डिफरेंट मीडियम्स, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आप उसका करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यूज को इक्वल टू लेते हो। तो हमने हमारे पास एक मीडियम कौन सा है, n1 इज साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। अब n1 हमारे पास कौन सा मीडियम था, ग्लास मीडियम था। ग्लास मीडियम क्यों, तो बच्चों हम किसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्लास मीडियम है। ग्लास हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर की कोर होती है वो बेसिकली बनी हुई होती है ग्लास से, ठीक है। और यहाँ पे हम जो मीडियम ले रहे हैं दैट इज नोन एज एयर। लेकिन अभी इसको हम एंड पे बल्कि मैं आपको बताती हूँ कि ये मीडियम किसको डिनोट कर रहा है और ये वाला मीडियम किसको डिनोट करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखें कि आपका पहला मीडियम कौन सा है, दैट इज योर ग्लास मीडियम। साइन इस पे एंगल कौन सा था आपका, दैट वॉज क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के लिए आपका जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस वजह से हमने अभी इस इक्वेशन को लिखा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कौन सा था, दैट वाज ऑफ एयर। तो इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करें तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है। तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ से अगर हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके इक्वल होता है, 1, और ग्लास का किसके इक्वल होता है, 1.5। तो अगर आप यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 1.5 लें तो आपके पास जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये जो आपके पास एंगल है ना, ये जो सेकंड रे वाला एंगल है दैट वैल्यू इज इक्वल टू 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर कोई भी रे होगी जो 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या उसके इक्वल टू एंगल उसका होगा, तो उस केस के लिए आपके पास जो फिनोमेना होगा दैट वुड बी नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे बच्चों इस डायग्राम में देखो कि ये जो रे 1 है, रे 1 का जो एंगल है वो 48.1 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब कि उसके लिए ये जो बाउंड्री की सरफेस है वो एज अ मिरर एक्ट नहीं करेगी। तो वो रे यहाँ पे आई और इसी बाउंड्री से रिफ्रैक्ट बैक करके ट्रांसमिट कर गई यहाँ से। फॉर द रेज 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ रेज होंगी जिनका एंगल क्रिटिकल एंगल से 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 41.8 डिग्री से ज़्यादा होगा, उस केस के लिए ये जो वैल्यू है वो अकर करेगी, एक्ट करेगी एज अ मिरर। और इस वजह से जितनी लाइट रेज यहाँ पे आएंगी, मिरर के साथ लाइट पड़ती है तो आपको पता है क्या होता है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। यहाँ पे वो पहुंचेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, दोबारा वो इस रीजन पे जब पहुंचेगी अगेन इट विल एक्ट लाइक अ मिरर, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट बैक करके करते 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 वो सारी रेज ऑफ लाइट क्या करेंगी, आपके जो पाइप का या फाइबर का जो एंड पॉइंट है वहां से ट्रांसमिट कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सी रे, जो रे 4 है, रे 4 को बच्चों एक्सियल रे कहा जाता है। ये जो आपका रॉड है, रॉड की बात तो हम नहीं करें ना, हम यहाँ पे अपने कोर और क्लैडिंग की बात करें तो ये एग्जैक्टली जो आपके कोर के साथ साथ पैरेलली मूव करती रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज योर एक्सियल रे। तो अभी बच्चों हमने तो ग्लास और एयर के फिनोमेना को स्टडी किया, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, यहाँ पे आपका कोर है और कोर के बाहर आपका क्लैडिंग है। तो फिर अगर हमें क्लैडिंग का मटेरियल का पता हो तो हम वहाँ पे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, या वट एवर द मटीरियल इज, वहाँ पे आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डालोगे और कोरस्पॉन्डिंगली आप उसका क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लोगे। तो हो सकता, तो डिफरेंट मटीरियल्स के लिए जो आपका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आती है दैट इज डिफरेंट। तो ये तो था बच्चों फिनोमेना आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। सेकंड जो फिनोमेना है दैट इज कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। अब कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन में बच्चों दो टाइप्स हैं। एक तो है आपके पास के जो लाइट आपकी ट्रैवल करती है, जो फाइबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स, और दूसरे को हम कहते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है एक आपका, और दूसरे को कहते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का डिफरेंस क्या है बच्चों, ये आपको डायग्राम नंबर 10.11 देखनी पड़ेगी।
इसमें होता क्या है कि स्टेप इंडेक्स है। स्टेप का मतलब क्या है कि आपकी कोर और क्लैडिंग की प्रॉपर एक सेपरेशन हुई हुई है, यानी कोर और क्लैडिंग की एक प्रॉपर स्फेरिकल बाउंड्री प्रेजेंट है, ठीक है। और जो मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर है उसमें स्पेसिफिकली बाउंड्री नहीं बनी हुई, उसमें डेंसिटीज का डिफरेंस आता है, वो आने की वजह से क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बेसिकली कंटिन्यूस रिफ्रैक्शंस में इस फिनोमेना होता क्या है कि आपके पास एक कोर है, कोर के सराउंडिंग एक क्लैडिंग है। तो कोर के अंदर जो मटेरियल होता है या जो कोर होती है वो डेंसर होती है एज कंपेयर टू द क्लैडिंग। तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम से आप रेयर मीडियम की तरफ मूव करते हो तो आपको पता है बच्चों कि आपकी लाइट की प्रॉपर्टीज चेंज होती है और वहाँ पे रिफ्रैक्शंस का फिनोमेना होता है, ठीक है। तो एक फिनोमेना आपका हो गया ये कोर और क्लैडिंग के जो प्रॉपर बाउंड्री बनी हुई है, मींस मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। और दूसरा आपका कौन सा फिनोमेना है जिसके अंदर आपकी स्पेसिफिक कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई, उसमें होता क्या है कि आपको जो सेंट्रल रीजन है दैट इज नोन एज कोर। ये जैसे मैंने ये इस एरो को आप देखो बच्चों, जो ये आपका डिनोट कर रही है ये ब्लैक वाली लाइन, इसको आपने कोर कंसीडर करना है। इसका एक स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। उसके बाद एक रीजन आपका ये रेड डॉटेड लाइंस वाला है, उसके बाद पर्पल डॉटेड लाइंस वाला है, उसके बाद ये येलो डॉटेड लाइंस वाला है, करते 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 इधर इतने रीजन और उसके बाद दोबारा आप अपनी बाउंड्री पर पहुंच गए हो। तो ये जो आपका है कंटिन्यूस रिफ्रैक्शंस में, इसमें होता क्या है बच्चों कि आपका जो सेंट्रल रीजन है दैट इज योर कोर रीजन, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स बाउंड्री वाले रीजन्स। मीन्स कि जैसे जैसे वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ अपनी बाउंड्री की तरफ मूव करता है तो करस्पॉन्डिंगली उसकी जो डेंसिटी की वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। मीन्स सेंटर में आपकी कोर की डेंसिटी ज़्यादा थी, इस पॉइंट के ऊपर डेंसिटी की वैल्यू कम है, इस पॉइंट के ऊपर डेंसिटी की वैल्यू मजीद कम है, और यहाँ पे मजीद कम 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 होती जा रही है। तो इस वजह से हो क्या रहा है बच्चों कि अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जब लाइट जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी, दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी, तो करते करते वो कोई इस टाइप का पाथ बनाएगी, यहाँ पे पहुँच के वो दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसके अंदर एक तो कंटिन्यूस रिफ्लेक्शंस भी हो रही हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस भी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो करते करते बच्चों ये सारी लाइट्स जब यहाँ पे ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक करती रहेगी, तो इसको अगर आप समझने के लिए देखो तो आपके पास ऑलमोस्ट ये वाला पाथ बनता है। ये जो मैंने ब्राउन कलर के इस मार्कर से डिनोट किया और मेरा इंडिकेटर इस पे मूव कर रहा है, मींस कि यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और कंटिन्यूस रिफ्लेक्शंस का फिनोमेना इकट्ठे अकर हो रहा है। रिफ्लेक्शंस बनने की वजह से आपका ये दोबारा यहाँ पे जाकर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट करेंगी, फिर रिफ्लेक्ट करेंगी, फिर रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास है कि एक कंडीशन आपने याद रखनी कि जो आपका कोर मटेरियल है या जो आपका सेंट्रल मटेरियल दैट इज मोर डेंसर देन इट्स पेरिफेरी देन इट्स बाउंड्रीज। सेंटर से जैसे जैसे आप अवे मूव करते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी डेंसिटीज पे फर्क पड़ रहा है, और वैसे वैसे आपकी जो लाइट है वो जितना डेंसर से रेयर की तरफ मूव करेगी उतना ही ज़्यादा वो रिफ्रैक्ट करेगी, और कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शंस की वजह से एट द एंड वो लाइट इसी फाइबर के अंदर मूव करती रहेगी और एंड तक आपको इसका इंफॉर्मेशन या इसका रिजल्ट मिल जाएगा जो भी आपके डिवाइस जिस भी डिटेक्टर के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो था बच्चों आपका आज का टॉपिक, और आपके स्मार्ट सिलेबस में यही टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं चैप्टर नंबर 10 के। आपका काम क्या है कि आपने इस टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर करने हैं और इनको याद करना है। उसके साथ आपने एग्जाम्पल नंबर 10.2 और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 10.9 सॉल्व करने, जो आपके इसी आज के लेक्चर का पार्ट है। आपने अगर लेक्चर अंडरस्टैंड किया प्रॉपरली तो उसके बाद ये न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बच्चों अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।